वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक से इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उच्च न्यायालय यानी कि आपका हाई कोर्ट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो अंडमान और निकोबार जो है ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अंदर में आता है, ठीक है ना। तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंडर में आता है, ये इसके क्षेत्राधिकार में है आपका कौन सा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो अगर वेतन और भत्तों की बात की जाएगी तो ये राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, ठीक है। वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से। जबकि यदि अगर आपसे पूछेगा कि पेंशन जो है कहाँ से दिया जाता है, तो पेंशन जो है ये भारत की संचित निधि से दी जाती है, ठीक है ना। तो ये अंतर है, इसको आप याद रखना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित उनके जो है वेतन और भत्ते जिस राज्य में जो है वो आपके अपॉइंटेड होंगे उस राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। लेकिन पेंशन इन्हें कहाँ से दिया जाता है? तो पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना जो है गैर कानूनी है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय बाद में दिया। सुप्रीम कोर्ट के पहले ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था 3 तलाक से संबंधित कि 3 तलाक क्या है, एक इलीगल जो है चीज़ है, गैर कानूनी है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो है सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को माना गया। ओके, अगला पॉइंट है हमारा, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति में जो है कौन कौन शामिल होते हैं? तो अगर न्यायाधीशों को हटाना होता है तो राष्ट्रपति की अनुमति से जो है संसद में जो प्रस्ताव लाया जाता है, जो उन पे आरोप लगाए जाते हैं, उस आरोपों को चेक करने के लिए ये समिति बनाई जाती है। तो इसमें जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश होते हैं वो, या फिर उच्चतम न्यायालय के कोई भी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। अगर आपके मुख्य न्यायाधीश उस समिति में नहीं है तो कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश, इसके अलावा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और कोई एक प्रख्यात विधिवेत्ता यानी कि जो कानून का जानकार हो, इन 3 लोगों की सदस्यीय समिति बनाई जाती है। फिर यही अपना रिपोर्ट देते हैं कि ये जो आरोप लगाया गया है वो सही है या नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ये उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोग इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है ना। वो ऑप्शन में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो उसको लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति ही जो है इनकी नियुक्ति भी करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये है आपकी 62 वर्ष, ठीक है ना। तो 62 वर्ष जो है इनकी सेवानिवृत्ति की आयु है। यानी कि 62 वर्ष का अगर आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। जबकि आपके सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना अधिकतम आयु थी? तो वो थी आपकी 65 ईयर्स। ओके, अभी ऊपर के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद ये नीचे के अनुच्छेद को देखते हैं। ओके, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? तो ये क्या है कि दायित्व के निर्वहन हेतु रिट। तो ये क्यों होता है? यदि किसी को किसी पद के लिए जो है नियुक्त किया है और वो अपना कार्य नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये आदेश दे सकता है, परमादेश रिट के द्वारा जो है कि आप अपना निर्धारित कार्य करिए, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है जो रिट का नाम है वो है आपका मैंडमस यानी कि परमादेश। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो उच्च न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट्स हैं, कितने हैं? ये हैं आपके 25, ठीक है। तो अगर करंट का मैं क्वेश्चन पूछूं कि 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार, जब आपने मौलिक अधिकार पढ़ा था तो बताया गया था कि ये क्या था, ये मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन अब जो है इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। पहले ये किस अनुच्छेद में था? तो अनुच्छेद 31 में था। इसके अलावा 19(1) च में ये था, ठीक है। यहाँ से इन्हें समाप्त किया गया और इनको जो है कहाँ पे डाल दिया गया? तो 300 क में जो है रखा गया है। ओके, तो अब ये वैधानिक अधिकार हैं जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो इसमें आपको एक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय जो है ये आपके विधिक अधिकार के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट किसके लिए? केवल और केवल जो है मौलिक अधिकार के लिए कर सकता है, लेकिन जो आपका हाई कोर्ट है ये मौलिक अधिकार प्लस आपका विधिक अधिकार इन दोनों के लिए रिट जारी करता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के लिए रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो है ये मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार दोनों के लिए रिट जारी करता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी गया है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, क्वेश्चन क्या है, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो उच्च न्यायालय में जो है परामर्शदात्री जो क्षेत्राधिकार है ये नहीं आता, यानी कि जो आपका परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो होता है कि उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जो है अधिकार नहीं है कि सुप्रीम प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट से भी ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो है ये वाला क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के पास नहीं है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो अधीनस्थ न्यायालयों की जो आपकी कार्य पद्धति है इसके लिए जो आपका रिट है वो आपका उत्प्रेषण रिट होती है, ठीक है ना। तो अधीनस्थ न्यायालय जो है किस लिए कि अगर कोई निर्णय वहाँ पे कोई चीज़ चल रही है तो उसको ये अपने पास मंगवा सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, उत्प्रेषण रिट होता है, ठीक है। उत्प्रेषण रिट कब जारी होती है? ये तब जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जो कोई निचला न्यायालय अगर कोई जो है निर्णय इसने दे दिया है, ठीक है ना, तो इसका निर्णय ये हो चुका है, उसके बाद जो है जो उच्च न्यायालय यानी कि आपका उच्च न्यायालय है वो इस निर्णय को रद्द कर सकती है, किस रिट के द्वारा? तो उत्प्रेषण रिट के द्वारा, ठीक है ना। ये आपका पूरा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उत्प्रेषण रिट लाई जाती है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। तो ये अभी आपको बताया गया कि मूल अधिकार यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं इनका संरक्षण आपका हाई कोर्ट भी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के पास एक और क्या जो है रिट जारी करने का अधिकार किसके लिए है? तो विधिक अधिकार के लिए भी ये रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट विधिक अधिकार के लिए रिट जारी नहीं करता, ठीक है। तो मूल अधिकारों का संरक्षण दोनों करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता? तो जो अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल जज होता है, ट्रिब्यूनल जज जो है ये जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को देख लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से। 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, यानी कि उच्च न्यायालयों के बारे में बताया गया है कि इसमें 214 में, ठीक। जबकि इनका गठन कहाँ पे बताया गया? तो ये 216 में बताया गया है। 215 में ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय के रूप में होंगे। तो अभिलेख न्यायालय के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित वो था अभिलेख न्यायालय, 129 में था। ये आपका 215 में है कि उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। अगला आपका अनुच्छेद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति एवं अर्हताएं। तो नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। योग्यताएं जो हैं आपकी इनकी होती हैं कि ये किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक जो है क्या किए हों, आपका वकालत किए हों, या फिर अधीनस्थ न्यायालयों में 10 वर्ष तक कोई पद धारण किए हों, ठीक है। तो इनके जो है ये योग्य होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। 218 में क्या है? उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। तो उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के जो कुछ संबंधित प्रावधान हैं वो उसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 218 में। 219 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण, ठीक है। तो ये शपथ ग्रहण तीसरी अनुसूची के अनुसार किया जाता है। 220 में क्या है? अस्थाई न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, ठीक है ना। तो यानी कि जो ये न्यायाधीश होते हैं ये अपने राज्य के हाई कोर्ट को छोड़ करके दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे राज्य के हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में ये कर सकते हैं, लेकिन जिस राज्य में ये हैं, जिस राज्य में ये थे, ठीक है ना, वहाँ पे जो है ये नहीं कर सकते हैं, ठीक। प्रैक्टिस। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। तो वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? आप सबको पता है। तो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं आपके कहाँ से? तो राज्य की संचित निधि, यानी कि जिस राज्य के जो है ये न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट के, वहाँ की संचित निधि से दी जाएगी, उस राज्य की संचित निधि से, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी जो है सैलरी होती है 2.5 लाख, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावा उनकी होती है 2,25,000, ठीक है।
अभी वर्तमान में जो है, क्योंकि ये जो है आपका संसद के द्वारा बढ़ाया घटाया जा सकता है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, तो ये स्थानांतरण है, ठीक है, यानी कि आपका जो ट्रांसफ़र है ये कौन करता है, तो ये आपका प्रेसिडेंट करता है ट्रांसफ़र, ठीक है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यदि आपका हाई कोर्ट का जो मुख्य जज है वो अनुपस्थित है या किसी वजह से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो जो आपका प्रेसिडेंट है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये भी कौन करेगा, ये भी जो है आपका राष्ट्रपति ही करता है। और ये किस स्थिति में किया जाता है, यदि जो है कार्य ज़्यादा है, ठीक है, और न्यायाधीश कम है, तो इसके लिए अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। यहाँ पे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर जो है मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, अब देखते हैं अगला आपका अनुच्छेद 224A में क्या है। उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, और ये जो आपके सेवानिवृत्त हो चुके हैं न्यायाधीश, उनकी भी नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जा सकती है, ठीक है। कौन करेगा, आपका हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये करता है, लेकिन किसकी अनुमति से करेगा, तो अनुमति लेगा आपके प्रेसिडेंट की अनुमति लेगा। उसके बाद हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनसे पूछ कर, ठीक है, उनकी भी अनुमति जरूरी है, जो आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनसे पूछ करके उनकी जो है नियुक्ति कर सकता है। उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बारे में किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालय के कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं इसके बारे में बताया गया है। 226 आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 226 आपका इम्पोर्टेंट है। कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति, ठीक है। तो ये आपकी रिट याचिकाएं जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो रिट याचिकाएं जारी की जाती हैं, हाई कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 226 से, और सुप्रीम कोर्ट किसके तहत जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। ओके, अगला हमारा है 226A, ये आपका निरस्त हो गया है, इसके बारे में नहीं जानना है आपको। 227 क्या कहता है, ये कहता है कि उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति, ठीक है, यानी कि जो आपके अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके कार्यों के बारे में कौन अधीक्षण कर सकता है, उच्च न्यायालय। 228 क्या कहता है, उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का स्थानांतरण, तो कुछ मामलों का स्थानांतरण यानी कि आपके जो आपके निचले अदालतों के मामले हैं उन सबको जो है उच्च न्यायालय में भी लाया जा सकता है। 228A क्या है, ये भी आपका निरस्त है, ये इसके बारे में भी आपको नहीं जानना है। 229 कहता है आपका पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय, तो जो भी आपके खर्चे होते हैं उससे संबंधित है। उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार किसमें है, 230 में। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है 231, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कि 2 से अधिक राज्यों में एक ही आपका हाई कोर्ट हो सकता है, इसके बारे में 231 में बताया गया है, ठीक है ना। और इसके लिए विधि कौन बनाती है, तो आपका संसद जो है विधि बनाती है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं अगला जो पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो है इस लिस्ट में जो है जो चीज़ें बताएंगे, पूरा लिस्ट नहीं आपको याद करना है, केवल आपको जो पॉइंट बताया जा रहा है उसको आप याद कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आपके स्थापित हुए थे हाई कोर्ट्स वो आप देख लेंगे। सबसे पहले ये 3, कोलकाता, मुंबई और मद्रास 1862 ईस्वी में, ठीक है, तो पहले ये आप याद रख लेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो आपको कौन कौन से राज्य के जो क्षेत्राधिकार हैं, किस राज्य के किस हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कोलकाता हाई कोर्ट है, पहला ही क्वेश्चन आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल में तो है ही है ये। इसके अलावा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये भी इसी के क्षेत्राधिकार में आता है, कोलकाता हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में, ठीक है। इसकी खंडपीठ कहाँ पे है, तो पोर्ट ब्लेयर में एक खंडपीठ है, ठीक। मुंबई में देखिए, मुंबई जो आपका हाई कोर्ट है इसमें जो है महाराष्ट्र भी आता है शामिल। इसके अलावा दादरा व नगर हवेली एवं दमन दीव, ये आपका एक ही आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जो आपका गोवा राज्य है ये भी आपके मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। अगला हमारा मद्रास है। मद्रास में आपका तमिलनाडु में तो है ही है आपका मद्रास वाला, उसके अलावा जो पुदुचेरी वाला क्षेत्र है, पुदुचेरी का जो आपका क्षेत्र है ये भी किसके क्षेत्राधिकार में आता है, तो ये भी आपके मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि ये किस जो है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो अंडमान और निकोबार से संबंधित पूछा गया है,
और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपके कोलकाता के अंतर्गत आता है। अगला हमारा क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत कहाँ पे है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, इलाहाबाद में तो है। इसके अलावा लखनऊ में इसकी एक खंडपीठ भी है। ठीक है, इलाहाबाद में जो है आपका उच्च न्यायालय है और खंडपीठ लखनऊ में है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों अब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनके लिए जो आपके उच्च न्यायालय है वो आपका जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ही है। ठीक है, इसके अलावा पंजाब और हरियाणा, ये दो राज्यों के लिए आपका एक ही उच्च न्यायालय है और इसका नाम भी जो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ठीक है ना। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें आता है जो कि है आपका चंडीगढ़, और ये आपका जो उच्च न्यायालय है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ये चंडीगढ़ में ही स्थित है। ओके, गुवाहाटी भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत आपके ये 4 राज्य कवर होते हैं: असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों राज्यों के नाम आप याद रखना। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये आते हैं: असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है आपका ये केंद्र शासित प्रदेश वाला जो आपका केरल उच्च न्यायालय है, इसमें आपका केरल राज्य तो है ही है। इसके अलावा जो आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, ये भी आपके केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ओके, और अब आप अगला देखेंगे कौन सा? तो अगला आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप 25वां देख लीजिए। 25वां जो आपका तेलंगाना का है, ये आपका नवीनतम आपका क्या है, उच्च न्यायालय जो है बना हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। तो अलग अलग उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं, ये आप आपने अभी अभी देखा। ठीक है ना, सारे जो है मैंने केंद्र शासित प्रदेशों को मैंने अभी अभी कवर किया मैंने। अब 6 उच्च न्यायालयों यानी कि इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान की अस्थाई खंडपीठ है। केवल कर्नाटक जो उच्च न्यायालय है, इसकी मुख्य पीठ तो बेंगलुरु में है, लेकिन इसके अलावा इसकी 2 सर्किल खंडपीठ भी है। और कहाँ कहाँ पे सर्किल खंडपीठ है ये आप ध्यान रखेंगे: धारवाड़ और गुलबर्गा में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ नीचे दिया गया है। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंशन डिटेंशन है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति से खतरा है, ठीक है ना, तो उसको जो है आप प्रिवेंशन डिटेंशन के अंतर्गत जो है 3 महीने तक बंदी बनाकर रख सकते हैं बिना मुकदमा चलाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन हुआ था आपके 1866 ईस्वी में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश संबंधित क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1866 ईस्वी में। सन भी याद रखना। और पहला जो 3 हुआ था वो अभी आपको बताया गया, वो किस सन में हुआ था आप लोग कमेंट करके बताना, और कौन कौन से थे। ठीक है, न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो ये आपका प्रतिषेध जो रिट है ये लागू होती है। तो प्रतिषेध रिट जो है ये कब होती है? तो प्रतिषेध यानी कि अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय है वो अपने यहाँ कोई ऐसा जो है सुनवाई कर रहा है जो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, तो सुनवाई के दौरान ही जो आपका प्रतिषेध रिट है, इसके द्वारा उच्च न्यायालय जो है इस मामलों को यहीं पर रोक सकती है। ठीक है, यहीं पर रोक सकती है और इस मामले को अपने यहाँ यानी कि उच्च न्यायालय में मंगवा सकती है प्रतिषेध रिट के द्वारा। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। तो जो आपका सैनिकों से संबंधित जो न्याय होते हैं वो उच्च न्यायालय में नहीं है। इनका जो है सैनिकों से संबंधित जो आपका होता है न्यायालय, ये अलग होता है। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखना। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, तो पहली महिला न्यायाधीश अगर पूछेगा तो वो थी आपकी अन्ना चांडी, और ये कहाँ पे थी? तो केरल हाई कोर्ट में थी। ठीक है ना, लेकिन अगर पूछेगा कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश की अगर बात हो जाएगी तो वो थी आपकी लीला सेठ। ठीक है ना, तो मुख्य हाई कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है ना, लीला सेठ ये हाई कोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है ना, और किस हाई कोर्ट में? तो हिमाचल प्रदेश में थी ये। ठीक, तो ये आप पॉइंट्स याद रखना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो आप लाइक कर देना, कमेंट आप ज़रूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।